मुंबई में या इंडिया में भी सच में अपना घर खरीदना कितना जरूरी है? आप जब शादी करने जा रहे हो तो क्या आप वो लड़की के बाप को ये बोलोगे कि मैं मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास स्टॉक्स है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, लेकिन एक्चुअली में मुंबई इज द मेन कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। आज कोस्टल रोड्स मुंबई में है, बुलेट ट्रेन आने वाली है, मेट्रोज नेटवर्क थोड़े टाइम में हम लोग दिल्ली को भी सरपास कर देंगे, और अभी एक रिंग रोड आने वाला है जो पूरे मुंबई को कनेक्ट करेगा। सो एनी पार्ट ऑफ मुंबई यू कैन रीच इन 45 मिनट्स। 2 एयरपोर्ट्स आ चुके हैं, अभी तीसरा एयरपोर्ट बनने वाला है। कहाँ सो पे? मुंबई 4.0 में, नियर दिस विरार से लेके दहानू के बीच में। प्लस एक वाधवान पोर्ट यहाँ पे आने वाला है जो एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। तो और कॉर्डेला क्रूज मुंबई में है, और भी क्रूज लाइंस आने वाली है बहुत जल्द। सो मुंबई वॉज इज एंड विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पर्सनल यूज मार्केट इन द वर्ल्ड। आज अगर आप साउथ मुंबई चले जाओ, आप 1 घंटे मरीन ड्राइव पे बैठ जाओ, आपको कौन सी बड़ी गाड़ी नहीं दिखेगी। फरारी भी दिखेगी, लैम्बोर्गिनी भी दिखेगी, रोल्स रॉयस भी दिखेगी, एक से एक चीज़ें गाड़ियाँ दिखेगी आपको। यहाँ पे रेंज रोवर डिफेंडर तो ऐसे नॉर्मल गाड़ियों की तरह चलती है मुंबई में। पर सर आम आदमी का क्या, ये जो हाइक प्राइस हो रहा है तो आम आदमी के लिए तो सर ये करोड़ों में अरबों में खरीदना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इजंट इट? मुंबई में अगर आपको घर खरीदना है तो आपकी महीने की इनकम मिनिमम 2 लाख रुपए के ऊपर होनी चाहिए। जब मेरे पास साइकिल थी तभी मैं साइकिल लेके सूट में जाता था और साइकिल पार्क कर देता था और जाके कस्टमर को प्रॉपर्टीज दिखाता था। फिर कस्टमर पूछता था कैसा है, बोलता था मैं गाड़ी में आया, माई ड्राइवर इज वेटिंग देयर। नहीं आते हम लोग, नहीं नहीं सर अब चाहिए, मेरे को भी दूसरा काम है और किससे मिल रहा है। सूट इज इम्पोर्टेंट? सूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? जो दिखता है वही बिकता है। 80 to 90% लोगों को पूरे वर्ल्ड में पता चला ईरान का वॉर हो रहा है जस्ट थ्रू सोशल मीडिया, दैट टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। लाइफ में 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक है माइंडसेट और दूसरा है ड्रीम्स और विजन होना। रियल एस्टेट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ब्लैक मनी का भी नाम आता है। रियल एस्टेट इज द सेफेस्ट वे टू पार्क योर ब्लैक मनी। 50s या 60s में देवानंद जी ने बंगलो खरीदा था यहाँ पे जू पे, 50,000 या 1 लाख रुपए का आई थिंक वो ट्रांजैक्शन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। आज जू पे अगर आप सी फेसिंग बंगलो लेने जाओ तो आपको 100-200 करोड़ से कम भाव में नहीं मिलेगा। किंगफिशर टावर्स जो बैंगलोर में है, जिन्होंने ऐसे बिल्डिंग के ऊपर वो पूरा विला बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो विजय माल्या ने बनाया था, वो तो नहीं रहे उसमें, वो तो लंदन चले गए, लेकिन अभी किसी ने वो खरीदा है। तो वो जब मैं देखने गया था तो ऐसे मेरी आंखें चकाचौंध रह गई कि एक टावर के ऊपर बंगलो कैसे बना दिया। क्या क्या स्टार्टअप कर रहे हो आप अभी स्टार्ट? मैं एक प्रॉपटेक कंपनी बना रहा हूँ जिससे आप एआई के थ्रू 2 मिनट में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, 2 मिनट में आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं प्रॉपरली। उसमें 35 एआई टूल्स है जो आपकी लाइफ को इजी बना देंगे। ईगल इज वन ऑफ माई फेवरेट बर्ड्स बिकॉज इन इट कैन फ्लाई अबाउ द क्लाउड्स। अभी तो सिर्फ शहनाई बजी है, ढोल नगाड़े बजना बाकी है। अभी तो सिर्फ शहनाई बजी है, ढोल नगाड़े बजना बाकी है। अभी तो भरी है कुछ परिंदों ने उड़ान, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। मुंबई मुंबई में एक 100 स्क्वायर फीट के घर में एक पूरा फैमिली रहता है, और कभी कभार यहाँ पे घर की कीमत 100 करोड़ के ऊपर चली जाती है। तो क्या है घर? एक सपना है, चार दीवारों का आशिया है, एक स्टेटस है, एक सिस्टम है। आज घर को लेके, रियल एस्टेट को लेके हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं एशिया के नंबर 1 रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, जिनको 100 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, जिनकी कंपनी ड्रीम प्रॉपर्टीज मुंबई में अभी नंबर 1 पे काम कर रही है। तो वी हैव सागर वीजावादिया जी। तो वेलकम सागर जी, वेलकम so टू much. पॉप। কেমন আছো? আমি তো খুব ভালো আছি, आप कैसे हैं सर? আমি भी खूब ভালো আছি। पर जैसे मैं केमन आछो, आप तो सर केम छे? કેમ છો? आप केम छो? गुजराती। हाँ, मजामा छो? મજામાં છો? मजामा छो। ये रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर होता क्या है? हम लोग लोगों को बताते हैं थ्रू सोशल मीडिया हम्म कि कौन सा घर राइट है, कौन सा घर बाई करना चाहिए, एजुकेट करते हैं हम लोग।
हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रॉपर्टीज शोकेस करते हैं, सो किसी को भी खरीदनी है सो इन्फ्लुएंस करते हैं, सो दैट्स रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। और डेवलपर्स को भी हेल्प करते हैं उनका ब्रांड ग्रो करने में। सो बेसिकली जितने भी डेवलपर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को प्रमोट करते हैं हम लोग हमारे सोशल मीडिया के द्वारा, जिससे उनकी सेल्स भी बूस्ट हो जाती है और जो ऑडियंस है उनको अपने राइट चॉइस का ड्रीम हाउस भी मिल जाता है। मुंबई में या इंडिया में भी सच में अपना घर खरीदना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेरे दादाजी ने घर खरीदा था 1972 में यहाँ पर, एंड 10,000 रुपये में वो घर खरीदा था। आज हो है 2026, वही घर की वैल्यू है 1.5 करोड़ रुपए। सो आप समझ जाओ कि मुंबई में घर खरीदना कितना ज़रूरी है। ग्रोथ सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में है, या फिर सिंपल लाइन में बोलूं मतलब रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट वर्सेस गोल्ड? सारे एसेट्स हैं, गोल्ड भी एसेट है, स्टॉक मार्केट भी एसेट है और रियल एस्टेट भी एसेट है। लेकिन क्या आप गोल्ड या स्टॉक मार्केट में रह पाओगे? आप जब शादी करने जा रहे हो तो क्या आप वो लड़की के बाप को ये बोलोगे कि मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास स्टॉक्स है? वो यही पूछेगा कि कहाँ रखेगा मेरी बेटी को। मतलब सोशल सिक्योरिटी। यस। ओके, बट अभी इस बॉल का एक दूसरा जवाब है। अभी दुबई में मैसिवली रियल एस्टेट गिर रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर। अभी खाना पीना कुछ नहीं था उनका इस पंगे से वॉर में, पर ईरान ने मिसाइल डाल दिया। तो आफ्टर दिस ईरान एंड इजराइल एंड यूएसए वॉर, दुबई में रियल एस्टेट बहुत डाउन हो चुका है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, न्यूज़ में तो ये सब खबरें आ रही है 30-40% क्रैश हो चुका है दुबई रियल एस्टेट मार्केट, लेकिन दुबई विल बाउंस बैक और आज राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अभी इमेजिन कीजिए कि अगर आपको कोई 100 रुपये की चीज़ अगर 60 रुपये या 70 रुपये में मिल रही है तो आप लोगे या नहीं लोगे? लेना चाहिए। लेना ही चाहिए ना। तो उसी तरीके से ये एक बेस्ट टाइम है दुबई रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने का। सो आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर दुबई रियल एस्टेट परचेस करना है तो मेरे पास डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो सर मुंबई इज अ बेटर प्लेस टू बाई और दुबई? ऑब्वियसली मुंबई है, बिकॉज मुंबई इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया, जय हिंद। आज हमारी भी वॉर हुई थी, लेकिन क्या एक भी मिसाल आई मुंबई तक? नहीं सर। नहीं आई। इतिहास गवाह है, कभी आज तक ना ऐसा हुआ है ना कभी होगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, लेकिन एक्चुअली में मुंबई इज द मेन कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, एंड मुंबई इज मोर फेमस देन दिल्ली एज वेल। आज कोस्टल रोड्स मुंबई में है, बुलेट ट्रेन आने वाली है, मेट्रोज नेटवर्क थोड़े टाइम में हम लोग दिल्ली को भी सरपास कर देंगे। आज कितने सारे जगहों पे मेट्रोज चालू हो चुके हैं। अभी पहले अगर आपको गोरेगांव से अगर चर्च गेट जाना होता था तो आपको 2 घंटे लगते थे, आज 45 मिनट्स में आप मेट्रो के थ्रू पहुंच सकते हो। कोस्टल रोड्स बन रहे हैं, चर्च गेट से लेके विरार तक आप विद इन 1 आवर पहुंच सकते हो, जैसे नॉर्मली अगर आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। रेल नेटवर्क, आज मुंबई का रेल नेटवर्क आप वर्ल्ड में हाईएस्ट सबसे बड़ा नेटवर्क है कि एक सिटी में अगर इतना बड़ा रेल नेटवर्क है वो। आज आपको कहीं से भी विरार से चर्च गेट अगर एसी ट्रेन में भी आराम से बैठ के पहुंचना है, विद इन 1.5 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स आप आराम से पहुंच सकते हो। उसके अलावा अभी वाटर मेट्रोज चालू होने वाली है, वाटर टैक्सीज जैसे लंदन में है। उसके अलावा आपके रोडवेज, मेट्रोवेज, हर वेज इम्प्रूव हो चुका है, मतलब सारे फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मुंबई हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्काई स्क्रेपर्स इन द वर्ल्ड। सो इकोसिस्टम पूरा रेडी है और अभी एक रिंग रोड आने वाला है जो पूरे मुंबई को कनेक्ट करेगा। सो एनी पार्ट ऑफ मुंबई यू कैन रीच इन 45 मिनट्स। 2 एयरपोर्ट्स आ चुके हैं, अभी तीसरा एयरपोर्ट बनने वाला है। कहाँ पे? मुंबई 4.0 में, नियर दिस विरार से लेके दहानू के बीच में। प्लस एक वाधवान पोर्ट यहाँ पे आने वाला है जो एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। तो और कॉर्डेला क्रूज मुंबई में है और भी क्रूज लाइंस आने वाली है बहुत जल्द। सो मुंबई वॉज, इज एंड विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पर्सनल यूज मार्केट इन द वर्ल्ड। बिकॉज क्या आज सारे इंडिया में सारे लोगों का सपना वो होता है कि उनको फ्यूचर में मुंबई जाना है। मुंबई इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर एवरीवन, सपनों का नगरी कहा जाता है। कोलकाता में
तो 3 BH के फ्लैट अगर रीसेल हो तो 50 lakhs के आजू बाजू, और अगर नया डेवलपमेंट हो 70-80 या 1 करोड़ में भी मिल जाएगा आपको। और अगर बहुत फैंसी कोई कॉम्प्लेक्स है, समथिंग वेरी बिग कुछ, तो 1.5-2 करोड़ में। पर मुंबई में तो आप कोई 1 BH के आप 50 लाख में सोच नहीं सकते। इम्पॉसिबल मुंबई तो में। सर ये सिर्फ इस फैसिलिटीज की वजह से ही है ये चीज, इसका प्राइस हाइक होना, और ये कहाँ तक जाएगा? सो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो 70s 80s दौरान थे, उधर यही प्रॉपर्टीज हज़ारों में मिलती थी। आज वही चीज़ करोड़ों में हो गई है। जो लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था उनको तो रिटर्न्स मिला है। प्लस आज जैसे आपने बताया कि 3 BH के 50-60 लाख या वो सब, या 1 BH के आज अगर आप देखने जाओ मरीन ड्राइव पे, अगर आपको खरीदना है तो 5 करोड़ से नीचे आपको 1 BH के नहीं मिलेगा। हम्म। सो ये सिटी में प्राइस एक्सपेंसिव है, लेकिन उतना आप कमा भी सकते हो यहाँ पे। अगर आप राइट बिजनेस कर रहे हो, आप राइट चीज़ें कर रहे हो, तो आप उतना कमा भी सकते हो। और जैसे इकोनॉमिक्स का रूल होता है, डिमांड इज हाई, सप्लाई इज लो, प्राइस राइजेस, तो उस तरीके से मुंबई की डिमांड पहले भी थी और अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो उस हिसाब से प्राइस हाइक होते रहते हैं। प्लस लोगों के बच्चे पैदा होते रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहेगा, तो उस तरीके से हर जगह प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन मुंबई का थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशंस ऑफ द कंट्री। आज नाइट लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पे। आज सेफ्टी, हम्म। इनफैक्ट दिल्ली की लड़कियाँ यहाँ पे मुंबई में आती है और बोलती है कि मुंबई में हमें ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग 3-4 बजे भी रिक्शा में कैसे भी ट्रैवल करते हैं, हमें कोई इशू नहीं है यहाँ पे, कोई सेफ्टी इशू नहीं है। प्लस आज टूरिस्ट अट्रैक्शंस कितने सारे हैं। अभी मुंबई में एक हाजी अली के पास टॉलेस्ट इंडियन फ्लैग का एक पोल बनने वाला है इन द वर्ल्ड। हम्म। फिर इंडिया का जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है 91 फ्लोर्स का, वो भी मुंबई में ही है। फिर आज मरीन ड्राइव है मुंबई में। इतने सारे बीचेस हैं, आप विरार से लेके चर्च गेट देखो, बीचेस ही बीचेस है। हालांकि अगर वहाँ पे थोड़े ऐसे शैक्स लगा दें गोवा जैसे, तो गोवा को भी हम लोग पीछे छोड़ दें। आज वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स है, आज संजय गांधी नेशनल पार्क है, बाइकला जू है। तो आज सारी सुख सुविधाएं जो एक इंसान को चाहिए वो है मुंबई में। मैंने बहुत सिटीज़ के बिजनेसमैन लोगों को भी मुंबई शिफ्ट होते हुए देखा है। क्यों? बिकॉज यू आर गेटिंग द लाइफ स्टाइल, द वैल्यू फॉर मनी। आज अगर आप साउथ मुंबई चले जाओ, आप 1 घंटे मरीन ड्राइव पे बैठ जाओ, आपको कौन सी बड़ी गाड़ी नहीं दिखेगी। फरारी भी दिखेगी, लैम्बोर्गिनी भी दिखेगी, रोल्स रॉयस भी दिखेगी, एक से एक चीज़ें गाड़ियाँ दिखेगी आपको। यहाँ पे रेंज रोवर डिफेंडर तो ऐसे नॉर्मल गाड़ियों की तरह चलती है मुंबई में। पर सर आम आदमी का क्या, ये जो हाइक प्राइस हो रहा है तो आम आदमी के लिए तो सर ये करोड़ों में अरबों में खरीदना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इजंट इट? मुंबई में अगर आपको घर खरीदना है तो आपकी महीने की इनकम मिनिमम 2 लाख रुपए के ऊपर होनी चाहिए, तो ही आप खरीद पाओगे महीने की? महीने की। हम्म। या तो फिर मुंबई में आम आदमी के लिए भी घर है, लेकिन वो जो लोकेशंस है वो अलग है। जैसे आपको थोड़ा दूर साइड रहना पड़ेगा, जैसे कि बोरीवली? आप बोरीवली में तो वापस 1 BH के भी 1 करोड़ में ओके। आता है। तो अगर आप जैसे 50 लाख रुपए की बात करो तो 50 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा वसई, विरार, ये जो लोकेशंस हैं जो बॉर्डर होती है मुंबई की, वहाँ पे रहना पड़ेगा। या आपको नवी मुंबई साइड जाना पड़ेगा, जैसे पनवेल हो गया, और वो दूर वाले लोकेशंस पे रहना पड़ेगा। और अगर आप मुंबई में घर खरीदना चाहते हो, 2-3 लाख रुपए महीने की इनकम कमाना चाहते हो, तो आ जाओ, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, रियल एस्टेट। मेरे उधर ऑफिस में लोग कमाते होता है। बेसिकली द बिजनेस मॉडल यू गाइस आर डूइंग, इज इट अ ब्रोकरेज थिंग? यस। पर एक बात बोलूंगा, गुस्सा मत हो जाना आप। हमने बचपन में जैसे ब्रोकर देखे हैं, जैसे हमारे मोहल्ले के पोल्टूदा थे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग सर 2% 1% में काम करते हैं। कोई सलून में था, पार्ट टाइम ये करता है, किसी का कोई ग्रोसरी शॉप है, पार्ट टाइम में करता है, और कोई फुल टाइम भी देखा है, तो वैसे ऑपरेट करते हैं। पर आपका ड्रीम ही यही था, यही करना है? इज इट योर ड्रीम एंड हाउ यू मेक इट सो बिग? देखिए, मेरा प्लान नहीं था रियल एस्टेट ज्वाइन करने का। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता था, उसमें मैं ऑलरेडी ऐसे सूट में ही घूमता था। जो जैसे आप लोगों को ज्वाइन करवाते हो ना अपने नीचे और चेन सिस्टम बनाते हो, तो मेरी 2000 लोगों की टीम थी ऑल ओवर इंडिया।
अभी मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि आप एक इंटरव्यू दे के आओ, मेरे एक दोस्त की कंपनी है रियल एस्टेट की, और उसने अभी हाल ही में अपने लिए 2 BHK का 3 करोड़ का घर खरीदा है। मैं खुश हो गया, मैं बोला यार मेरे को भी घर खरीदना है, क्योंकि मैं एक 1 रूम किचन के फ्लैट में रहता था पुराने बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें बारिश में पानी अंदर आ जाता था घर पे। तो हम लोग रात को उस डर से सोते थे कि यार पानी ना आ जाए घर के अंदर। और उसका मैंने वो देखा कि उसने घर खरीद लिया है, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि भाई ये इंसान ने अपना सपना पूरा किया, तो मेरा भी सपना इससे पूरा हो सकता है। तो फिर मैंने उधर गया मैं इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बोला, इंटरव्यू लेने के बाद मैं बताता हूँ, उन्होंने मेरे पिताजी को कॉल किया और बोला कि योर सन इज ऑफ नो यूज, ही डज नॉट नो टू स्पीक, ही डज नॉट नो टू ड्रेस। आई वाज लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी करारा जवाब मिलेगा। क्योंकि एक बच्चे के लिए अपने पापा के दिल में इज्जत होना वही चीज़ है। तो मेरा दिल में वो हो गया था कि अभी मेरे को पापा के दिल में अपने लिए इज्जत बनानी है। तो मैंने तब से डिसाइड कर लिया कि मैं इसको करके दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, और मैं रियल एस्टेट करके दिखाऊंगा। माई फादर वॉज अगेंस्ट इट, ही स्टिल टोल्ड मी कि नहीं चलो, तो देखो इधर जॉब नहीं मिली, कोई नहीं, मैं एयरपोर्ट पे तेरे लिए जॉब फिक्स करके आऊँ, 15,000 रुपये महीना। मैं बोला पापा 15,000 रुपये महीना? मैं कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ, लेकिन वो एक महीने का नहीं, मेरे को एक एक घंटे का 15,000 रुपये कमाना है। सो ये चीज़ मैंने उनको बोली। फिर मैंने खुद का मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया। ऑनलाइन गूगल के थ्रू थोड़ा समझता था, और लोगों से थोड़ी हेल्प ली। पापा से भी मैंने थोड़े सजेशंस लिए, क्योंकि वो भी ऐसे एज ही वॉज अ टेलर, वो भी थोड़ा बहुत ऐसे पार्ट टाइम रियल एस्टेट का करते थे, तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, उनसे हेल्प ली। फिर मैंने डॉक्टर के क्लिनिक में मेरी ऑफिस डाली, और उसके बगल में ही मेरी ऑफिस खोली वहाँ पे, जो जहाँ पे मैंने इंटरव्यू लिया था। तो फर्स्ट स्टेप वाज अचीव्ड। इसके कॉम्पिटिटर के बाजू में, मतलब जो जिसने मुझे रिजेक्ट किया था, आज वो मेरा राइवल बन गया था। जैसे लैम्बोर्गिनी और फरारी की कहानी है वैसे। उसके बाद मैंने उसको बुलाया कि भाई आप आ जाओ सर इनॉग्रेशन करने के लिए। तो उन्होंने बोला बताता हूँ मैं। कैसे आएगा वो? उसको पता है कि उसने क्या गलती की थी मुझे रिजेक्ट करके। उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया, मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो नंबर 1 बनने के लिए करता हूँ। मैं पढ़ाई करता था तो फर्स्ट रैंक लाने के लिए करता था। मैं स्टेट लेवल प्लेयर था बेसबॉल, साइकिलिंग और एथलेटिक्स में। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं घर पे। तो रियल एस्टेट में भी जब मैं आया तो मैं बोला कि यार अभी करो तो नंबर 1 बनने के लिए करूँगा। मैंने करने की शुरुआत की। फिर करते करते अच्छे खासे लाखों रुपए की इनकम कमाने लग गया। आज एक जस्ट बाइंग, सिंपली ब्रोकरिंग। ब्रोकरिंग, क्योंकि आप यहाँ पे रेंटल में आपको 1 मंथ रेंट मिलता है एज कमीशन। हाँ। तो यहाँ पे अगर आप एक लाख रुपए का फ्लैट रेंट पे चढ़ाते हो तो आपको लाख रुपए कमीशन मिल जाता है। और सेल्स में आपको 2% कमीशन मिलता है। यानी कि अगर आप 5 करोड़ का फ्लैट बेचते हो तो 10 लाख रुपए कमीशन मिलता है। वैसे जैसे 10 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो ऐसे ही ना एकदम हिल जाता है अकाउंट। और जब एक 16-17 साल का बच्चा 5-10 लाख रुपए महीने का कमाता है तो वो खुद हिल जाता है। तो मुझे भरोसा आ गया था कि भाई ये चीज़ से बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं हम लोग। फिर मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था कि मुझे कनाडा जाना था हायर स्टडीज़ करने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 2 साल यहाँ पे जाऊँगा, 40-50 लाख रुपए का धुआं करूँगा, उसके बाद वापस आऊँगा, फिर वो 40-50 लैक्स का लोन भरूँगा, EMI भरूँगा, मैं 2-3 साल पीछे चले जाऊँगा, या वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे NMIMS से MBA किया, और मैंने रियल एस्टेट को साथ में चालू रखा। आई मेड इट अ प्रोफेशनल बिजनेस। ठीक है, मैं पहले से ही सूट में ही जाता था। जब मेरे पास साइकिल थी तभी मैं साइकिल लेके सूट में जाता था, और साइकिल पार्क कर देता था, और जाके कस्टमर को प्रॉपर्टीज दिखाता था। फिर कस्टमर पूछता था कैसा है, बोलता था मैं गाड़ी में आया हूँ, इट्स जस्ट माई ड्राइवर इज वेटिंग देयर। नहीं आते हम लोग, नहीं सर आप चाहिए, मेरे को भी दूसरा काम है और किससे मिल रहा है। सो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू। So suit is important? सूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। How? जो दिखता है वही बिकता है। Okay. आज आप जब मुझे पहली बार मिले हो, आप मुझे जानते नहीं हो, हाउ विल यू जज मी? आप पहले कभी भी कोई इंसान को मिलते हो तो आप ऐसे करके देखते हो। Okay. चाहे वो एक रेस्टोरेंट के बाहर जो बंदा खड़ा है किसी को एंट्री दे रहा है, वो भी उसका पहनावा देखता है। एक 5 स्टार होटल वाला भी देखता है। एक कोई नया इंसान जो पहली बार मिलता है वो भी देखता है। तो इट शुड लुक प्रोफेशनल, इट शुड लुक क्लास। सो आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट गाइज इन मुंबई रियल एस्टेट मार्केट हु वाज वेयरिंग अ सूट, बिकॉज
जब मैं रियल एस्टेट में आया तो बिल्डर्स भी सूट नहीं पहना करते थे, वो लोग भी शर्ट पैंट्स में देखते थे। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि बिल्डर ये है कि मैं हूँ। सो दैट वाज द थिंग, सो आई वांटेड टू ब्रिंग क्लास टू इट। और मैंने इसको प्रोफेशनली सब ग्रो किया, वेबसाइट्स बनाया मैंने, गूगल को एस्टैब्लिश किया, आज गूगल पे वी आर रैंक 1 बाय द वे। फिर मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, हर जगह पे मैंने सब अपना डालना स्टार्ट किया। एंड इंस्टाग्राम पे वायरल भी हो गया, वी आर एट 1.4 मिलियन फॉलोअर्स राइट नाउ। Just the way you are doing it in Instagram is really commendable. So I want to ask you, कितना आपका बिजनेस इंस्टाग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है और कितना आपका इंस्टाग्राम से आपको बिजनेस आता है? मेरा पूरा जो बिजनेस है हम्म 80% हम्म वो पूरा सोशल मीडिया से आता है। Okay. बिकॉज आज मैंने जानबूझ के, मेरी ऑफिस अगर आप आओगे वो मेन रोड पे नहीं है, वो गली के अंदर गली के अंदर गली के अंदर है, ताकि लोग वहाँ पे पहुँच ना पाए। बिकॉज आई गेट 20 to 30 लीड्स पर डे। Okay. अगर अभी भी मैं अपना फोन खोलूँ, हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मेरे को 10 मिस कॉल्स आ चुके होंगे। सो सोशल मीडिया हैज प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग माई बिजनेस। एंड मैं सारे लोगों को वही बोलता हूँ कि आज सोशल मीडिया इज योर बिजनेस कार्ड। आपको कैसे पता चला ईरान का वॉर हो रहा है? सर वैसे तो न्यूज़ या सोशल मीडिया से ही पता चला। सोशल मीडिया, राइट? हाँ 80 to 90% लोगों को पूरे वर्ल्ड में पता चला ईरान का वॉर हो रहा है जस्ट थ्रू सोशल मीडिया, एंड दैट टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो सोशल मीडिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आज जब मेरी मैक्सिमम जो रेंटल बुकिंग्स है वो ऑनलाइन होती है, यानी कि अभी आपको फ्लैट चाहिए, आप कोलकाता में बैठे हो, आपने मुझे कॉल किया, मैं आपको फोटोज और वीडियोस भेजूंगा, मेरे इंस्टाग्राम के लिंक्स भेज दूंगा या आपको व्हाट्सएप पे वो वीडियोस भेज दूंगा। उसके बाद मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भेज दूंगा, तो आप देखोगे 1.4 मिलियन फॉलोअर्स है, आपको ट्रस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर मैं आपको एमओयू भेज दूंगा कि फाइनल डील इतने इतने में होने वाला है। फिर मैं आपको बोलूंगा ये फ्लैट ब्लॉक करना है तो आप इतना टोकन ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप 1 लाख रुपए भी टोकन ट्रांसफर करने के पहले सोचोगे क्या कि मेरा 1.4 मिलियन फॉलोअर्स इसके ऊपर भरोसा कर सकता है ना? तो वही भरोसा लोगों के अंदर आ जाता है जस्ट थ्रू सोशल मीडिया। सो मेरी बुकिंग्स ऑनलाइन भी हो जाती है। दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। हमने सुना है कि आप अभी किताब भी लिख रहे हैं। सो इट्स अ मोटिवेशनल बुक। ये सारे आम लोगों के लिए होगी जो आम से बड़े और खास बनना चाहते हैं। बिकॉज लाइफ में 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक है माइंडसेट और दूसरा है ड्रीम्स और विजन होना, मोटिवेशन होना, इंस्पिरेशन होना। तो ये बुक के द्वारा मैं हर व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा जनरेट करना चाहता हूँ कि आप भी एक आम इंसान बनने के लिए या जीने के लिए, आम इंसान की लाइफ जी के मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो। वी आर नॉट ट्रीज टू जस्ट कम and die. We are not dogs or other animals just to come survive and die. We are here for a purpose on this earth. आपके हाथ के फिंगरप्रिंट्स को देखिए, ये जो आपका फिंगरप्रिंट है वो पूरे 650-700 करोड़ का वर्ल्ड है ना, उसमें किसी का भी नहीं है, वो सिर्फ आपका है। आपका अगर डीएनए जाके चेक कराओगे ना, वो भी सिर्फ आपका ही है, 700 करोड़ में से एक यूनिक। तो अगर ऊपर वाला आपको यूनिक समझ के नीचे भेज सकता है इस धरती पर, तो आप अपने आप को यूनिक नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोग अपने आप को यूनिक नहीं समझते और लोगों को अपना पर्पस नहीं पता, लोगों के ड्रीम्स नहीं है। आज आप लोकल ट्रेन में जाके देखो, बहुत सारे लोग ऐसे ही जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आ रहे हैं, खाना खा रहे, सो रहे, वापस जा रहे, वापस आ रहे। उनसे पूछो कि क्या सपना है तेरा, नहीं पता। क्या गोल है तेरा, नहीं पता। क्या विजन है तेरा, क्या मकसद है, क्यों जी रहा है? मेरे तो घर पे मुझे बच्चे हैं, खर्चा देना पड़ता है, इसके लिए मैं काम पे जाता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। यही रीज़न है। पीपल की कोई ड्रीम्स नहीं, गोल्स नहीं है। दैट्स वाई आई एम राइटिंग दिस बुक। एंड ये बुक वो हर इंसान को पढ़नी चाहिए। सो ज़्यादा जानना है तो सागर विसावाड़िया और मुंबई रियल एस्टेट को फॉलो कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो देयर आर लग्जरी टावर्स और देयर आर स्लम्स ऑल्सो। तो आपने कभी ये जो स्लम रिडेवलपमेंट का काम भी होता है, राइट, ऐसा है। हाँ, इसमें कभी कुछ काम किया है आपने? हाँ, मैंने सेल की है कुछ प्रॉपर्टीज, वैसे सारे बिल्डिंग्स में रेंट आउट भी की है वहाँ पे प्रॉपर्टीज, लेकिन एज अ डेवलपर तो मैं नहीं हूँ, तो मैं डेवलप तो मैंने नहीं किया। लेकिन जो भी एसआरए का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज आप एक स्लम्स को तोड़ के, पहले तो वो जो स्लम वाले लोग हैं उनको एक अच्छा बिल्डिंग दे रहे हो रहने के लिए, एक अच्छा काम कर रहे हो। और सेकेंडली
वो इतना बड़ा स्लम है, उसमें से उसको तोड़ के आपने एक बिल्डिंग दे दिया, तो बाकी का एरिया में आप एक अच्छा बिल्डिंग बना सकते हो और दूसरे रेसिडेंट्स भी आ सकते हैं। सो आपका भी काम हो गया, स्लम्स वालों का भी काम हो गया, और जो लोग नया घर देख रहे हैं उनको भी घर मिल गया। एंड इट्स अ गुड थिंग, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। मेरी सारे डेवलपर्स से, सब लोगों से बात चलती है, और मेरे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए स्लम फ्री इंडिया पे। पहले तो सिटी से स्टार्ट करेंगे हम, कि स्लम फ्री मुंबई हो जाए, फिर बाद में स्लम फ्री इंडिया पे वर्क करेंगे। सो हमारा यही गोल है अभी, कि हम एक स्लम फ्री सिटी क्रिएट करें। जो लोग स्लम में रहते हैं उनको फेयर डील मिलता है? यस, उनको फेयर डील मिलता है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप एक 100 स्क्वायर फीट के या 200 स्क्वायर फीट के घर में रह रहे हो, और आपको उसके जगह पे अराउंड 300 सवा 300 स्क्वायर फीट का एक पक्का घर मिल रहा है, एक नए बिल्डिंग में, जिसमें लिफ्ट है, सिक्योरिटी है, पानी है। पानी है 24 घंटा, और क्या चाहिए? आज Right. झोपड़पट्टी में आपका पानी का प्रॉब्लम रहता है, आपको वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है, आपके घर में पानी आ जाता है बारिश के सीजन में, आपकी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती, आपकी कभी कभी लाइट चली जाती है। यहाँ पे तो आपको जनरेटर मिलेगा, 24/7 वाटर सप्लाई मिलेगा, आपके घर पे कीड़े नहीं घुसेंगे बारिश के टाइम पे। Celebrities, rich people, even politicians also, they buy houses and gift to other Yes. people to save their taxes, and ये झोल का एक गेम है। सो अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं हमको, क्योंकि जो लोग नॉर्मल लोग हैं, मतलब मैं एकदम गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारे लोग हैं जो हम जैसे हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, पर हमको ये सब आता नहीं सर। हमको टैक्स बचाना नहीं आता, हम टैक्स डालते हैं। तो इसके बारे में अगर कुछ बताएं। मैंने एक कहावत सुनी है, बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरा काम कर देखो, जिसने जिसने बुरा किया है उसके घर पर जा देखो। तो आप गलत काम करोगे तो कभी ना कभी तो आप फंसोगे। सेकेंडली, ये चीज़ मैंने होते हुए देखी है कि बहुत सारे लोग ऐसे घर खरीदते हैं और किसी न किसी को गिफ्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ मैंने सुनी है। अभी वो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में वो गिफ्ट करते हैं या टैक्स बचाने का खेल है, लेकिन एज पर द रूल्स, आप अगर कोई चीज़ किसी को गिफ्ट कर रहे हो या आपको कोई चीज़ गिफ्ट में मिल रही है, तो उसके ऊपर टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं है। सो जो भी कर रहे हैं, अगर उनको वो सही लगता है तो करते हैं, नहीं सही लगता तो नहीं करते। अभी इस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, बट आज मुझे एक चीज़ बताइए, कोई भी आम इंसान की अगर नॉर्मल बात करें, कोई टैक्स बचाने का क्यों सोचता है? अमेरिका में, यूरोप में लोग ये नहीं सोचते कि हम टैक्स कैसे बचा सकें, क्योंकि उनके लिए फ्री मेडिकल है। मेरे लंदन में मेरा भाई है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, उसका महीने का मेडिसिन का खर्चा 5 लाख रुपया। अभी 5 लाख रुपया उसकी महीने की इनकम भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसको 5 लाख की दवाएं महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। 2 लाइन में बताऊं, हम मतलब इंडियन सिटीजन्स क्यों टैक्स बचाने का सोचते हैं? क्योंकि अपना पैसा है, कमाया है, बहुत तकलीफ से कमाया है, तो वो हम जहाँ दे रहे हैं वहाँ से चोरी होता है सर। हमारा टैक्स का पैसा पॉलिटिशियंस मेजरली चोरी करते हैं सर, ये है मेन कॉज। इसलिए सिटीजन्स को भरोसा नहीं है, इसलिए ये पैसा मैं इधर उधर करके किसी को भी दे दूं, मैं दान भी कर दूं, इन कमीनों को नहीं दूं। देखिए, अभी एक रैपर ने एक गाना गाया था, गड्ढों में रास्ते, रास्तों में गड्ढे, बच्चे से राम नाम। सो आज अगर आप देखोगे, मुंबई जैसा शहर, इतना अच्छा शहर, उसमें भी रास्तों में गड्ढे ही गड्ढे। सब मेरी बहुत ऑडी लेके जब मैं निकलता हूँ, हाँ। तो मेरे को ये बात का डर रहता है कि यार किधर टकरा ना जाए स्पीड ब्रेकर से। इतने स्पीड ब्रेकर, इनका बस चले तो हर 10 मीटर में एक स्पीड ब्रेकर डाल दे, और रोड अच्छा भी रहेगा तो भी उसको तोड़ के वापस बनाया जाएगा कि भाई पाइपलाइन डालना भूल गए, अरे ये इलेक्ट्रिक का वायर डालना भूल गए। वो सेम रास्ता हर 6 महीने में डग होता है और वापस नया। क्यों होता है पता है सर आपको? इससे चोरी किया जा सकता है, चोरी। क्योंकि अगर आपने पहले ही सब सही तरीके से कर दिया तो आप 3 बार गड्ढा नहीं खोद सकते, आप 10 लोग ला नहीं सकते, 10 चीज टेंडर नहीं डाल सकते। तो ये बेसिकली सर चोरी के लिए किया जाता है हमारे देश में। तो ये यही चीज है, लेकिन ये जो भी है वो गलत है, इसे रुकना चाहिए, करप्शन रुकना चाहिए। देखिए, अभी एक नई सरकार आई है, नई सरकार आई है आफ्टर 40 इयर्स में भी। आशा हम लोग वही करेंगे कि इस टाइम अभी सारे रास्ते अच्छे हो जाए। सर आपने बीएमसी को सरकार बोल दिया, इसका मतलब बीएमसी का नेटवर्थ और पावर, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। बीएमसी, हाउ बीएमसी मुंबई का जो फंक्शंस? बीएमसी है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट इज द रिचेस्ट बीएमसी इन एंटायर एशिया। हाँ यानी एशिया यानी कि अपना चाइना हो गया, हाँ हाँ, फिर रशिया को भी आप एशिया का ही पार्ट गिन सकते हो, फिर आप जीसीसी कंट्रीज देख सकते हो,
ये सारे कंट्रीज के जब आप रोड देखोगे एकदम स्मूथ रहते हैं, हम्म लेकिन यहाँ पे हाईवे भी स्मूथ नहीं रहता। आप वो दूसरे लोकेशन पे विरार और वो सब साइड जाओ, हाईवे पे भी आप डर जाओगे कि किधर गड्ढा ना आ जाए और किधर एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये चीज़, इतना पैसा होने के बाद भी ये चीज़ है। सेकेंडली आप देखो हॉस्पिटल्स सारे, जो सरकारी हॉस्पिटल्स है, आज भी बहुत सारे लोगों को वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती है। थर्ड, स्कूल, जो आज बहुत सारी स्कूल्स है उसमें जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आज इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, सिर्फ हम क्रिकेट में ही नंबर वन क्यों है? हम फुटबॉल में नंबर वन क्यों नहीं है? बास्केटबॉल में नंबर वन क्यों नहीं है? बेसबॉल में नंबर वन क्यों नहीं है? साइकिलिंग में नंबर वन क्यों नहीं है? एथलेटिक्स में नंबर वन क्यों नहीं है? आज मैं भी साइकिलिंग कर रहा था, लेकिन मुझे बताया कि इसमें कुछ करियर ही नहीं है। चलो आप बताओ ना, इंडिया का सबसे नंबर वन साइकिलिस्ट कौन है, पता है आपको? नहीं आप बताओ, इंडिया का नंबर वन बेसबॉल प्लेयर है, पता है आपको? नहीं क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई है ये। कैसे पता चलेगा? बताता कौन है? बताते तो नहीं है लोग। अगर बताते नहीं है तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि किसी ने तो ठेका लेके बैठा नहीं है कि मुझे साइकिलिस्ट का पता करना है। बताना मीडिया का भी जिम्मेदारी है, और उसको नर्चर करना गवर्नमेंट का भी, और और वो लोग इतना नहीं एसोसिएशन का। कमाते ना सर आज। वही प्रॉब्लम है, इसीलिए बच्चे उधर नहीं जाना चाहते। हर कोई क्रिकेटर क्यों बनना चाहता है? इंडिया छोड़ो, एक बार आईपीएल में मौका मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। करोड़ों रुपए निकल हाँ, जिंदगी बन जाए, वो सिंपल सी बात है ना सर। सो बीएमसी हैज टू वर्क अ लॉट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रोड्स। आज जो पोल्यूशन है बहुत खराब हो चुका है मुंबई का भी, AQI लेवल। आज बीच में भी वो फ्रांस का एक मिनिस्टर आया था, उसके लिए उन्होंने 5 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया था। AQI वापस नॉर्मल हो गया था, पूरे रास्ते क्लीन हो गए थे। मतलब आप देखते थे कि वो जो फॉग जो रास्ते में दिखता है, स्मॉग, वो भी गायब हो चुका था, और 100 पॉइंट से AQI डिप हो चुका था। तो आज कंस्ट्रक्शन इज अ मेजर पार्ट। आज हर जगह रास्तों में काम चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, इंडस्ट्रीज का पोल्यूटेंट्स निकलता रहता है। तो कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आज जैसे अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओ तो इंडस्ट्रीज बाहर ही होती है, सिटी के अंदर अलाउड नहीं है उनको। आज अगर आप फॉरेन में जाओगे कंस्ट्रक्शंस में, आप पूरा ग्रीन कलर का वो कवर करना पड़ता है उसको, ताकि जो धूल है, मिट्टी है, वो सब बाहर ना जाए। अभी मैं खार में इधर से पास हो रहा था, एक डेवलपर ने उनका बिल्डिंग तोड़ा था, कुछ महीनों पहले की बात है, और पूरे रास्ता रुक गया था क्योंकि वो बिल्डिंग गिरने के बाद पूरे रास्ते में धूल धूल हो गई थी। मतलब वो एक्चुअल में बिल्डिंग गिराया उसने। जब आप बिल्डिंग एक गिरा रहे हो तो उसको ग्रीन कलर का पूरा क्लॉथ से ढक के अगर आप उस तरीके से करो तो आज पोल्यूशन कम हो जाएगा। आज अभी ये कोस्टल रोड का काम चल रहा है, इट्स गुड, इट्स डेवलपमेंट इज हैपनिंग, बट एट व्हाट कॉस्ट? 45,000 मैंग्रोव्स काट दिए गए उसके बदले। क्या वो सही चीज़ है? नहीं है। आज आपको, आज जो नेचर है, जो मैंग्रोव्स है, वही तो मुंबई को फ्लड्स से और सुनामी से बचा रहा है। लेकिन जो हमारी डिफेंस सिस्टम है उसको ही अगर आप कट कर दोगे, और ट्रीज उगाने की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो और ट्रीज उगाएंगे, वो मैंग्रोव्स को तो ग्रो होने में ही 10 साल 20 साल लग जाता है। हाँ, तो क्या हमारे पास उतना टाइम है? तो मैं तो आशा करता हूँ कि इंद्रदेव हमारी इस रेन में हमारी सहायता करना, क्योंकि आज जिस हिसाब से मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है, मैसिव ट्री कटिंग हो रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आज क्रेडाई करके एक रियल एस्टेट कंपनी है, जो हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड पे हम लोग पेड़ उगाने वाले हैं। सो दिस क्रेडाई इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मेरी अभी लास्ट मंथ बमन ईरानी सर, जो रुस्तम जी कंपनी के ओनर हैं, उनसे बात हुई थी। सो ही हैज टेकन अप दिस इनिशिएटिव, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। रियल एस्टेट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ब्लैक मनी का भी नाम आता है। रियल एस्टेट इज द सेफेस्ट वे टू पार्क योर ब्लैक मनी। हाउ? आज अगर आप देखोगे, एक फ्लैट का कॉस्ट और रेडी रेकनर वैल्यू होती है हर लोकेशन की, उस दोनों में फर्क रहता है। अभी आज अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ का फ्लैट का कॉस्ट है 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेट, तो उसका रेडी रेकनर वैल्यू होगा 25,000 या 30,000। यानी आप जो बाकी का 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, उसमें आप कैश पार्क कर सकते हो। जैसे कि 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आपने 1,000 स्क्वायर फीट का घर लिया, तो आपको टोटल 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपने 30,000 रुपीज के हिसाब से 1,000 का, यानी कि 3 करोड़ आपने वाइट में दिया और 2 करोड़ आप कैश में देते हो, क्योंकि अग्रीमेंट तो आपका 3 करोड़ का बन रहा है। तो उस तरीके से लोग कैश रियल एस्टेट में पार्क करते हैं।
ओके। वी आर ओनली डूइंग वाइट बिजनेस। देखिए शर्ट भी मैंने वाइट पहना है। हाँ। सो हम फोकस करते हैं कि पूरा वाइट बिजनेस हो। हम कोई भी गलत काम नहीं करते, ना ही हम लोग गलत काम प्रमोट करते हैं। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना ये टैक्स फ्री है, मैंने सुना है। प्रॉपर्टी खरीदना टैक्स फ्री नहीं है, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी जो भर रहे हो आप, इंडिया में आप 6%, मुंबई में 6% है, दूसरे सिटीज और स्टेट्स में अलग अलग होता है 5%। और वो दुबई में भी आप DLD फीस बोलते हैं, दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस, वो 4% है। यानी कि अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको 20 लाख रुपए टैक्सेस भरना है। तो टैक्सेस वहां पे भी है। सिर्फ आप जो इनकम कमा रहे हो, हम्म। अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो उससे आपका टैक्सेस बच जाता है। लेकिन अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इज सो हाई। हम्म। तो आज यहाँ पे 100 रुपए में भी आप एक दिन सरवाइव कर सकते हो दिन में, वहां पे आप 100 रुपए में एक दिन में नहीं सरवाइव कर सकते। आप ऑटो के थ्रू हम्म। 26 रुपए में 1.5 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो 26 रुपीज में। हाँ। लेकिन वहां पे आप जैसे ही कैब में बैठोगे, आपका 14 या 15 दिरहम से आपका कैब स्टार्ट होता है। यानी 1,500 300 350 रुपया हो साढ़े गया। 300, सॉरी। उतना स्टार्ट होता है। अभी आप जब तक 1.5 किलोमीटर क्रॉस करोगे उसको, तब तक अराउंड 30 दिरहम हो जाता है उसका। हम्म। 30 दिरहम यानी कि 700 रुपया हो गया। हम्म। कहाँ 26 रुपया, कहाँ 700 रुपया। आज यहाँ पे आपको काम वाली बाई 10,000 रुपये महीने में मिल जाती है, वहां पे वही काम वाली बाई आपको 1 लाख रुपए भरने पड़ते हैं। वो यहाँ पे जो लेस का पैकेट है 10 रुपए का या 20 रुपए का जो यहाँ पे मिलता है, चिप्स का वही पैकेट। लेस का चिप्स का पैकेट वहां पे सेम पैकेट मेड इन इंडिया, सेम पैकेट आपको मिलता है 125 150 रुपए का, 10 से 15 गुना ज्यादा। उस पर स्टिकर लगा रहता है दिराम्स का। वो स्टिकर निकाला मैंने, दिखा रही तो 10-20 रुपया लिखा है। सो इस तरीके का इन्फ्लेटेड, क्योंकि वहां पे सब कुछ इम्पोर्टेड होता है। वहाँ पे कुछ ज़्यादा बनता नहीं है, सब चीज़ें इंपोर्ट होती है। तो इसके लिए द कॉस्ट इज़ वेरी हाई। एंड वहाँ पे अगर आप देखने जाओगे कि एक प्रॉपर्टी का जो रेंटल है वो भी बहुत हाई होता है। यहाँ पे अगर आपको एक 2 BHK अपार्टमेंट सपोज 80,000 में मिल गया, वहाँ पे आपको सिर्फ एक बेडरूम है, वही उसको 1 लाख से ज़्यादा में मिलेगा आपको। यानी कि पूरे 2 BHK अगर आप लेने जाओगे तो 4 लाख रुपए आपको रेंट देना पड़ेगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो अल्टीमेटली अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो लेकिन आपका उधर खर्चा भी उतना है। वाह। यस यस। तो टैक्स फ्री है US के लिए और यूरोप के लिए सही है, क्योंकि यूरोप और US के लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सेम है दुबई के जैसे। उन लोगों को अच्छा लगता है, इसके लिए वो लोग US और यूरोप वाले लोग ज़्यादा वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट मुझे जितना पता है क्रैश हुआ है। गोल्ड का प्राइस क्रैश हुआ है, सिल्वर का प्राइस क्रैश हुआ है, रियल एस्टेट क्रैश हुआ है। नहीं, रियल एस्टेट क्रैश नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट क्रैश हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज द बेसिक नेसेसिटी। गोल्ड सिल्वर और स्टॉक्स के बिना आप रह सकते हो, लेकिन रहने के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। मतलब एक घर के बिना आप नहीं रह सकते। आज अगर आप यहाँ पे आए हो तो इधर यू विल रेंट आउट एन अपार्टमेंट और इधर यू विल बाय एन अपार्टमेंट। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए उनको रेंटल या तो बाय तो करना ही पड़ेगा। तो सप्लाई इज मीटिंग द डिमांड और डिमांड इज ऑलवेज देयर। सर जैसे आपने बोला कि रियल एस्टेट या घर, घर एक बेसिक चीज है, तो सर घर क्या एक स्टेटस सिंबल भी है? यस। यहाँ पे मुंबई में आते हैं जो लोग, वो मन्नत देखने जाते हैं। मैं खुद सचिन तेंदुलकर का घर देखने गया था। लोग एंटीला देखने जाते हैं। राइट। तो ये सब देखने जाते हैं लोग। तो अगर पकड़ लीजिए, मैंने डिसाइड किया कि मुझे मन्नत के बगल में एक घर खरीदना है, तो मेरी भी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। राइट। हाँ, ये पॉसिबल है वहां पे खरीदना? Yes, क्या very करना much पड़ेगा? सिर्फ possible. पैसे? पैसे से कर सकते हो, ओनली? ओनली मनी। आज आप वहाँ पे मेरे पास फ्लैट्स अवेलेबल है मन्नत के पास 20 करोड़ रुपीज में 3 BHK। 20 करोड़ रुपए लेके आपको दिला देता हूँ मैं 3 BHK। वाह, शिफ्ट हो जाओ। बस डन। तो सर इससे एक जगह का कोई लैंडमार्क बन जाता है, जैसे एंटीला हुआ, मन्नत हुआ, कोई भी, जैसे हाँ, कोई, बोल सकते हो तो ना, उससे किसी क्या को भी। प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है उसके बढ़ता है हिसाब ना, से? आपका नेबरहुड के हिसाब से बढ़ता है आपका प्राइस। आप इमेजिन कीजिए, आप किसी को बोल रहे हो कि शाहरुख खान के घर के बगल में रहता हूँ, मुझे ऐसे कितने कॉल्स आते हैं कस्टमर्स के, और बोलते हैं, हमें अमिताभ बच्चन के घर के बगल में चाहिए, जलसा। हमें शाहरुख खान के घर के बगल में खरीदना है। सो ऐसे भी कॉल्स आते हैं मुझे, अंबानी के घर के आसपास खरीदना है। सो स्टेटस सिंबल एक रहता है, प्लस
वो प्रॉपर्टी जो लोकेशन पे होती है वो पहले से ही अच्छी लोकेशन दी होती है। अगर आप शाहरुख खान के घर की बात करो, सामने बैंड स्टैंड है, तो वहाँ पे सी व्यू फ्लैट्स रहते हैं। अभी वहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, हम तो पाम जुमेरा नहीं बनाने वाले हैं। बनाना चाहिए लेकिन बनाने नहीं वाले, तो खुला ही रहेगा, तो उसका प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन होने ही वाला है। और आई थिंक 1950s या 60s में देवानंद जी ने बंगलो खरीदा था यहाँ पे जू पे, और वो ट्रांजैक्शन था, आई थिंक वो भी शायद से हजारों में ही था, 50,000 या 1 लाख रुपए का आई थिंक वो ट्रांजैक्शन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो आज वही, आज जू पे अगर आप सी फेसिंग बंगलो लेने जाओ तो आपको 100-200 करोड़ से कम भाव में नहीं मिलेगा। तब सोचो जो थाउजेंड्स की प्राइस का प्रॉपर्टी है आज वो 100-200 करोड़। हाँ, मुंबई इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट न्यूयॉर्क। मैं फिल्मों में काम करता हूँ तो बड़े बड़े घर से लेके मैं देख मतलब छोटे हर जगह पे मैं गया हूँ, तो द कंस्ट्रक्शन मुंबई का जो होता है सर, ये यहाँ पे सीलिंग में प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, और जो बिल्डिंग का ये जो स्किन होता है ना, उसका ये खुल जाना, बोलते हैं कि शायद पानी की वजह से या सॉल्टेड वाटर की वजह से ये ज्यादा होता है, ये सब की वजह से होता है। बट मुंबई का कंस्ट्रक्शन ओवरऑल सर उतना अव्वल नहीं है सर। सी डिपेंड्स आप कहाँ पे बाई करते हो। ओके, तो क्या आप क्या अभी चेक करना चाहिए? मोबाइल में हाँ, आप आईफोन लोगे तो क्या वो हैंग करेगा? क्या उसके फोटोज खराब आएंगे? लेकिन आप अगर वो वही लावा का फोन लोगे या रियलमी का फोन लोगे तो आप वो आईफोन लेवल वाली क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो? नो नेवर। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। जैसे मर्सिडीज और एक नॉर्मल गाड़ी में, सुजुकी में फ़र्क होता है, वैसे ही यहाँ पे आप कौन सी कंपनी के, कौन से ब्रांड में आप इन्वेस्ट करते हो, तो उस हिसाब से आपकी क्वालिटी भी डिसाइड होती है। आप जितनी महंगी चीज़ उतनी अच्छी चीज़, जितनी सस्ती चीज़ उतनी। बायर समझे कैसे कि इसमें गलत मैं बायर के हिसाब से पहली बात तो सवाल एक बायर क्वेश्चन है करता ना, हूं। हाँ, एक कंसल्टेंट के थ्रू प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। राइट। वहाँ पे उसको अच्छी डील भी मिलेगी और अच्छा सजेशन और फीडबैक भी मिलेगा कि उसका, वो बता सकते हैं कि वो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अभी आज मैक्सिमम लोगों के, चलो सबसे बड़ा स्कैम क्या होता है रियल एस्टेट में? सर प्लीज बताइए, मैं तो यही नेक्स्ट सवाल था मेरा। सबसे बड़ा स्कैम होता है अंडर कंस्ट्रक्शन में लोगों के पैसे फंस जाते हैं। आज आपने एक 5 करोड़ का घर खरीदा, मतलब खोसला का घोसला। यस, 5 करोड़ का घर खरीदा, वो घर की डिलीवरी नहीं मिली आपको, क्या करोगे आप? सर केस करेंगे और क्या करेंगे? कब तक चलेगा वो केस? 10 साल, 20 साल? तो मतलब अंडर डेवलपमेंट सो कोई प्रॉपर्टी। अगर आप बिना ब्रोकर के लोगे तो आप फंस जाओगे। तो ब्रोकर आपको गाइड करेगा कौन से डेवलपर के पास आपका पैसा सेफ रहेगा, कौन सी बिल्डिंग टाइमली पोजीशन मिलती है, कौन से ब्रांड की, और कहाँ पे आप फंसोगे नहीं क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी। तो इसके लिए ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, एक एडवोकेट रखना जरूरी है लीगल पेपर वर्क के लिए। थर्ड, आपने ईच एंड एवरी चीज माइन्यूटली चेक करनी चाहिए। ये दो लोग तो है, लेकिन उसके अलावा भी आपने देखना चाहिए। अभी पता चला आपने घर खरीद लिया कि आपकी आपका जो बिल्डिंग है वो शमशान के ऊपर बना है, या शमशान का व्यू है आपका, अटक गया। आपको पता चला कि वो जो प्रॉपर्टी है वो हाई वायर जोन में आती है, वहाँ पे रेडिएशन का लेवल बहुत हाई रहता है। आपको पता चला कि आपने जहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी है वहाँ पे फ्लाई एरिया का रिस्ट्रिक्शन है, यानी सिविल एविएशन का रिस्ट्रिक्शन है। यानी कि आप 20-30 साल बाद जब वो बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, उधर नई बिल्डिंग बनी नहीं सकती क्योंकि वो फ्लाई जोन में आता है। अगर आपने वो मिलिट्री जोन में वो प्रॉपर्टी खरीद ली तो वापस वो नहीं बन पाएगी क्योंकि सिक्योरिटी और डिफेंस का इशू आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ब्रोकर गाइड करेगा। दैट्स वाई ब्रोकर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये रियल एस्टेट में बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं, कुछ अगर इसके बारे में बताएं। जैसे कि आप एक बिल्डर हो, आपको एक कोई पैसा दे रहा है, तो आप उससे आप और भी प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आप और प्लॉट्स खरीदते हो, आप और बिल्डिंग्स लेते हो रीडेवलपमेंट के लिए, तो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, जिससे आपका वो प्रोजेक्ट का जो पैसा था जो आपको वो प्रोजेक्ट में यूज करना था वो आपने यूटिलाइज कर दिया वहाँ पे। और अगर एक प्रोजेक्ट भी आपका अटक गया तो आपका पैसा उधर अटक गया। अभी आप ये प्रोजेक्ट में कैसा पैसा बनाओगे आप? तो ओवर ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजन। और बहुत सारे डेवलपर्स है जो गलत मंशा से भी आते हैं, उसमें स्कैम करने के माइंडसेट से, जिसमें एक एक घर 10-10, 20-20 लोगों को वो लोग बेच देते हैं। लेकिन एवरीथिंग इज टेम्पररी। अगर आप गलत काम करोगे कभी ना कभी आप पकड़े जाओगे, और जब पकड़े गए तब आपको जेल होगी। तो
दिन में ऐसा कोई काम मत करो कि रात को नींद ना आए, और रात को ऐसा कुछ काम मत करो कि दिन में मुंह छुपा के घूमना पड़े। आपका धंधा जो है वो तो खौफ का है। मतलब हम लोग समझते हैं कि रियल एस्टेट में गुंडागर्दी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, ये सही है? ये पहले के ज़माने में मैंने भी सुना था, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ होता नहीं है। आज सबके लिए रूल्स सेम है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आप बंदूक रखो और प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे करवा लो, लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिल्डर भी गलती करता है तो उसको भी सज़ा होती है, उसको भी जेल होती है, उसको भी पकड़ लिया जाता है। सो आज वो गुंडागर्दी वाला कल्चर तो मैंने तो नहीं देखा। मैंने यहाँ पे मुंबई सिटी में तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। दूसरे छोटे शहर में होता भी होगा, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन मैंने सुना है पास्ट में, जो 20 30 40 50 साल पहले ये सब हुआ करता था। तो आपको कभी कोई थ्रेट कॉल्स वगैरह कुछ? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, और मैंने कोई गलत काम ऐसा किया भी नहीं है। आज अगर मुझे थ्रेट कॉल्स कब आएंगे? जब आपका मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा या गलत जगह आपका पैसा फंसा दूंगा। तो मैंने ऐसा कुछ गलत काम किया ही नहीं, तो मुझे थ्रेट कॉल्स आएगी भी क्यों? कभी ऐसा हुआ है किसी के लिए घर आप रिकमेंड करने वाले थे, घर देख के आपको खुद पसंद आ गया कि ये मैं ले लूं? यस, ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन आज मुझे 100 करोड़ का घर पसंद आ गया, लेकिन 100 करोड़ होने भी तो चाहिए मेरे पास। लेकिन वो एक विजन रखता हूँ मैं मेरे माइंड में कि एक दिन ये घर जरूर बनाऊंगा ऐसा। जैसे मैंने किंगफिशर टावर्स जो बैंगलोर में है, जिन्होंने ऐसे बिल्डिंग के ऊपर वो पूरा विला बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो विजय माल्या ने बनाया था, वो तो नहीं रहे उसमें, वो तो लंदन चले गए, लेकिन अभी किसी ने वो खरीदा है। तो वो जब मैं देखने गया था तो ऐसे मेरी आंखें चकाचौंध रह गई कि एक टावर के ऊपर बंगलो कैसे बना दिया, और वो भी बनाया तो क्या लगता है वो। ऐसा घर होना चाहिए अपना भी। सर मेरा एक सपना है, मैं बांद्रा में एक घर लूंगा। डेफिनेटली, और मैं ही दिलाऊंगा आपको। हाँ, डन डन डन। और सर आई लव बांद्रा। इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोला सर, हाँ आपने डन थ्रू ही लेना सर, पड़ेगा। डन सर। मैं और एक मतलब कमाल की चीज बोलता हूँ, मुंबई इज माई फेवरेट सिटी, नॉट कोलकाता। वाह, कोलकाता कम सेकंड। सारे लोग जो सुन रहे हैं, ध्यान दो ये बात को, आप भी आ जाओ मुंबई। हाँ, डू योर बेस्ट सेल्समैन स्किल। जैसे वो सेल द पेन तो सबको पता है, यू कन्विंस मी टू सेल अ हाउस। मैं क्यों एक घर लूं? गुड क्वेश्चन। ये सवाल मुझसे पहली बार पूछा गया है, वाह। और वो भी लाइव ऑन कैमरा। हाँ आप अभी रेंटल पे रहते हो मुंबई में, हाँ। तो आप अपना खुद का घर खरीद क्यों नहीं लेते? क्योंकि सर मैं अभी 10-12 दिन यहाँ पे रहता हूँ, और ज़्यादातर मैं रेंटल में तो मेरे लोगों को, मैं टीम मेंबर को भी ज़्यादा रखता हूँ। मैं आई प्रेफर होटल, क्योंकि कुछ झंझट नहीं है, पानी का दिक्कत नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बाइक का हेडेक नहीं है, चाबी कहाँ रखना है, कुछ नहीं है। 12 दिन का काम करके मैं निकल लेता हूँ होटल्स में। वो उसका जो टैरिफ आता है, तो मैं जिस स्टैंडर्ड में रहना चाहता हूँ उसका जो रेंट है उससे कम आता है। कितना रेंटल्स आप भरते हो एवरी मंथ यहाँ पर मुंबई में? 40,000 to 50,000 के आसपास 50,000 होटल में जाता है। होटल में आपका महीने का जाता है खर्चा? हाँ, 40 to 50, यानी कि 12 महीने का 6 लाख रुपया हो गया। हाँ हो गया। ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल स्टूडियो अपार्टमेंट भी खरीदते हो, जो आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपए का आ जाएगा। 1 करोड़ में आ आ जाएगा? जाएगा स्टूडियो अपार्टमेंट। ओके, हाँ हाँ हाँ। जितना होटल का रूम रहता है वही साइज का मैं बता रहा हूँ। हाँ अगर आप उसमें रहोगे तो आपका जो एक्सपेंसेस है, जो आपका हर महीने आपका होटल का होता है, वही आपका ईएमआई उसके आसपास ही होगा। 6 की जगह 8 लाख होगा, लेकिन वो आपका खुद का घर होगा। अभी आप 6 लाख रुपया एक साल का आप डालते हो। आप पिछले 12 साल से मुंबई में रह रहे हो, राइट? 11 साल से। 11 साल से। तो आपने 11 साल में तकरीबन तकरीबन 60-70 लाख रुपए या 80 लाख रुपए आपने रेंटल में डाल दिए। क्या वो प्रॉपर्टी हुई आपकी? नहीं। नहीं हुई। 11 साल पहले यही स्टूडियो अपार्टमेंट उससे आधी प्राइस का था, 50 लाख का होता था, और वो आज वैल्यू हो गया 1 करोड़ से ऊपर। 50 लाख तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम होगा। तो अप्रिसिएशन भी मिल जाता आपको, तभी आपने खरीद लिया होता। आपका रेंट का 0 रुपीज जाता था, और वही आप ईएमआई भरते थे, तो आपका वो तो प्रॉपर्टी आपका खुद का ही है। अगर आप सपोज उसको अगले 5 साल बाद बेचोगे तो उसका 1.5 करोड़ रुपए भी मिलेगा। तो आपने डाला 50 लाख रुपए और उसका निकला आपको 1.5 करोड़, और यहाँ पे आप डालते जा रहे हो, उसका रिटर्न 0। सो क्या अभी आप खरीदोगे? हाँ खरीद सकता हूँ सर। और ये स्टूडियो अपार्टमेंट 1 करोड़ में किस लोकेलिटी में आएगा?
सी देखिए, अभी बांद्रा में मैक्सिमम जो डेवलपर्स है वो सब 2 BHK 3 BHK वैसे ही बनाते हैं। लेकिन कभी कभार कोई ऐसे फ्लैट्स होते हैं जो छोटे फ्लैट्स होते हैं, या कभी कोई एक्स्ट्रा FSI बच गया 200 फुट का, तो उसमें एक डेवलपर एक स्टूडियो अपार्टमेंट निकाल लेता है, तो वो एक डील आप ले सकते हो, आपको कोई भी लोकेशन में मिल जाएगा ये। ओके, तो सर उसका EMI कितना आएगा? देखिए, अगर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है तो आज का जो करंट EMI चलता है 7.1%, जो लोएस्ट है, उस पर आपको 25 लैक्स का डाउन पेमेंट करना रहेगा, या 30 लैक्स का डाउन पेमेंट करना रहेगा, और बाकी का 70 लैक्स का लोन मिलेगा आपको। यानी कि 70 लाख रुपए के जो आप लोन होगे उसके ऊपर आपका EMI जाएगा, विच इज 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका 60-70 थाउजेंड आपका EMI आएगा ओके पर मंथ। ओके, हाँ। आज से 10 साल बाद आप ये सोच, आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि सागर अच्छा तूने घर दिला दिया, आज मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई, और प्लस उसके बाद आप वो रेंटल पे भी डालोगे तो आपको उसका रेंटल ही महीने का ₹1,00,000 से ज्यादा मिलेगा। वाह। सो आपका जो रेंट आएगा विच विल बी इक्वल टू EMI, प्लस प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हुआ अलग, प्लस एक एसेट क्रिएशन हो गया वो अलग। ठीक है सर, अभी रिवर्स करते हैं, क्योंकि आप लोगों को रेंटल रूम में भी भेजते हो, तो अभी अब मुझे बताओ कि रेंट का क्या फायदा है? रेंट इज अ वेस्ट ऑफ मनी। ओके। आज से 10 साल पहले अगर आप एक 2 BHK यहाँ पे रेंट पे लेते थे तो आपको 30 to 40 थाउजेंड रुपीज में रेंट में मिल जाता था। आज उसका डबल हो चुका है 10 साल बाद, 80,000 90,000, 1 लाख भी हो चुका है। और आज से 5-10 साल बाद वैसे ही 1.5-2 लाख रुपए हो जाएगा वो 2 BHK का रेंट। लेकिन आपने वो पैसा डाला, आपको क्या रिटर्न में मिला? जीरो। वो प्रॉपर्टी आपकी हुई नहीं, आपका पैसा पूरा चला गया। आज आप काम कर रहे हो, आज आप कमा पा रहे हो, कब तक आप रेंट भरते रहोगे? आज मैं ऐसे कितने लोगों से मिला हूँ जो 50 या 55 ईयर्स की एज पे जो भी रेंट पे रहते हैं और पछता रहे इस डिसीजन के ऊपर कि वो लोग मुझे बोलते हैं सागर काश मैंने पहले प्रॉपर्टी खरीद ली होती, आज मुझे रेंट में इधर से उधर भागना नहीं पड़ता, हर 2-2 3-3 साल में घर छोड़ के उधर भागो, इधर से उधर। अभी मैंने अपने आप के लिए घर खरीद लिया 2 BHK इन जू। सो इट्स अ ड्रीम होम। यस, इट्स माई ड्रीम होम। मैंने बचपन में मेरी दादी को कमिटमेंट दिया था कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सब बीचेस के आसपास रहते हैं, और तभी अमिताभ बच्चन जी भी एकदम टॉप लेवल पे थे, तो बोला अमिताभ बच्चन के घर के बगल में फ्लैट खरीदूंगा मैं, जू पे खरीदूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, बड़ा होगा तब खरीदना। और वो पूरा किया सपना। अभी दादी तो नहीं है, लेकिन ऊपर से देख रही होगी तो खुश हो रही होगी कि यार तूने अपना वादा पूरा किया। और आज एक 1 रूम किचन के फ्लैट में 10 लोग रह रहे हैं, जहाँ पे एक बाइक भी नहीं थी हमारे पास, साइकिल पे मेरे पिताजी घूमा करते थे। आज मैंने वो घर ले लिया, फिर मैंने एक 4 बंगड़ी वाली ऑडी गाड़ी ले ली, कन्वर्टेबल, वो भी, जिसका जो इंसान का ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है लेकिन वो ले नहीं पाते। तो आज वो मैंने सपना अपने 20s के एज में मैंने पूरा किया। इट्स अ बिग ड्रीम। सो खुद का घर लेना इज़ एन एडवांटेज। आपका प्राइस अप्रिसिएशन भी मिलता है, रेंटल इनकम भी मिलता है, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अभी इमेजिन कीजिए आपने एक घर खरीदा, ठीक है, उसमें आपके आपके वाइफ का और आपके पिताजी का नाम है, तीनों का, ठीक है। आपका जो 1 करोड़ का अगर लोन है तो उसमें आप 7,10,000 रुपया एवरी मंथ का इंटरेस्ट भर रहे हो। एज पर द टैक्सेस 2.5 लाख रुपीज तक आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। यानी कि 3 नाम पे आपने वो घर लिया, तो तीनों का जो 7.5 लाख रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन है वो आपको मिल गया। यानी कि जो और 7.5 लाख रुपए के ऊपर आप 30% टैक्स भरने वाले थे, 2,10,000 रुपए, वो पैसा बच गया आपका। अगर पैसा इज नॉट द लिमिट, देन वेयर यू वांट टू सेटल? I would like to settle in a place like Worli or Marine Drive, जो सबसे टॉप फ्लोर का ट्रिप्लेक्स या स्काई विला हो, वो मेरा हो। मैं तो राह देख रहा हूँ कि कब मेरा वो जो स्टार्टअप जो मैं भी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें जो मेरा एक प्रॉपटेक कंपनी है। क्या क्या स्टार्टअप कर रहे हो आप अभी स्टार्ट? मैं एक प्रॉपटेक कंपनी बना रहा हूँ जिससे आप AI के थ्रू
2 मिनट में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, 2 मिनट में आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं प्रॉपरली। उसमें 35 AI टूल्स है जो आपकी लाइफ को इजी बना देंगे। यानी कि आपको 20 या 30 एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एम्प्लॉय रखिए आप उस AI एप्लीकेशन के को मैनेज करने के लिए, और आपका सब काम उससे हो जाएगा। वो AI टूल्स है, उससे आप लीड जनरेशन कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए थ्रू AI मार्केटिंग, जिससे आपका लीड जनरेशन कॉस्ट भी 50% लेस हो जाएगा। आज अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे अगर कोई कॉल आ रहा है तो AI ही मेरी आवाज़ में उसे आंसर कर देगा, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा कि वो AI का कॉल है। और वो अगर वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करेगा तो आपका AI के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, वो व्हाट्सएप उसको 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 इस हिसाब से रिप्लाई करते जाएगा। सो लाइफ में पीस और सुकून ऐड करने वाला हूँ मैं लोगों के। दैट इज़ द स्टार्टअप। और वो स्टार्टअप अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो स्काई विला बहुत जल्द हो जाएगा, जो वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर, मतलब बादल के ऊपर रहना है, ऐसे ऊपर से पूरा बर्ड्स आई व्यू दिखना चाहिए। ईगल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बर्ड्स बिकॉज इन इट कैन फ्लाई अबाउ द क्लाउड्स। सो अभी तो सिर्फ शहनाई बजी है, ढोल नगाड़े बजना बाकी है। अभी तो सिर्फ शहनाई बजी है, ढोल नगाड़े बजना बाकी है। अभी तो भरी है कुछ परिंदों ने उड़ान, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। आखिर में एक ही, क्या है असल में घर क्या है? होम इज एन इमोशन। तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, उम्मीद हो। आँखों में तुम, सांसों में तुम, नींदों में तुम, आहों में तुम हो मेरे हर बात में, तुम हो मेरे जज्बात में। मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, मेरे लिए जागना भी तुम, मेरे लिए सोना भी तुम। देखो कहीं जाऊँ कहीं तुम हो वहाँ तुम हो यार, कैसे बताओ तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊँ तुम ही मेरा धर्म हो, तुम ही मेरा कर्म हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी। तकता हूँ हर पल जिसे, तुम ही तो तस्वीर हो, तुम ही तो तकदीर हो। तुम ही नज़ारा हो मेरा, तुम ही सितारा हो मेरा। यूँ ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम। यूँ पधारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर क्षण में तुम। मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ। तुम ही मेरी ईमान हो, तुम ही मेरी पहचान हो। सच कहूँ तो तुम ही मेरा भगवान हो, तुम ही मेरा भगवान हो, तुम ही मेरा भगवान हो। वाह।